बांग्लादेश में हिंसक बवाल मचा हुआ है और हिंदुओं की सुरक्षा पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी तो छीन ली, भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट भी हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी और उनके बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में भारी बवाल शुरू हो गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। कट्टरपंथी भीड़ ने 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और बिजनेस को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। भीड़ में शामिल लोगों ने जमकर लूटपाट की है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में कोई भी ऐसा इलाका या जिला नहीं है जहां पर हिंदुओं को पीटा नहीं गया हो, उनको टारगेट नहीं किया गया हो, उनके साथ जो व्यापारी वहां पर काम कर रहे हैं उनको लूटा नहीं गया हो। इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पहले उनको सुनिए, फिर और रिएक्शन आपको सुनाते हैं। लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वहाँ की सेना से इस समय जिनके हाथ में सत्ता है उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। और इन सब के बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और बांग्लादेश के हालात को लेकर मीटिंग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बाद देश में सियासी दलों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक बार प्रतिक्रियाएं सुनिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ जो हमारे भारतीय हैं और भारतीय मूल के लोग हैं और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, उन सबकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। और भारत सरकार को इस मामले में बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार उससे बात करके वहाँ पे भारतीयों की और मूल भारतीयों की और वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी बात करनी चाहिए। मोदी जी की सरकार है, अपने एक एक नागरिकों के हितों को ध्यान में रखने वाली सरकार है। सरकार सबसे बातचीत कर रहे हैं और हम देशवासियों को भी और जो बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू भाइयों को भी कहना चाहते हैं कि सरकार की पूरी नज़र है, ध्यान में है, आश्वस्त रहें, सरकार उनके साथ में है। विपक्ष को अपने देश के अंदर दबाना, नेताओं को जेल में रखना, चुनाव को रिग करना, मैं समझता हूँ ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार स्थापित हो, वही भारत के लिए अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नज़र बनाए रखे। इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। उन देशों के अंदर के लोकतंत्र की हालत क्या हो गई है। 2 दिन पहले का घटनाक्रम बांग्लादेश का देखे, बगल में हमारे साथ 14 अगस्त में आज़ाद हुआ पाकिस्तान का देखे, या उसके बगल में हमारे पास लंका की हालत देखे। ये हालत इसलिए हुई कि उनके साथ समाज में इस प्रकार की चेतना जागृत करने के लिए ऐसे राष्ट्रवादी दलों का अभाव हुआ और उनकी दुर्दशा हुई। बहुत दुखद है वास्तव में, और इस पर जल्दी ही कुछ न कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र के स्तर पर इस पर कुछ न कुछ बातचीत और निर्णय निश्चित रूप से होगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो वायरल जारी कर कहा था कि बांग्लादेश के आंदोलन में वो वहाँ भागीदारी रहे थे। वो अभी आप क्या कर रहे हैं? हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये आपको आवाज उठानी चाहिए, देखना चाहिए, वहाँ की सरकार को रोकना चाहिए। दुनिया में हमें कोई दूसरे से मतलब नहीं है, हम क्यों आसपास झांकते फिरते। हम अपने देश का माहौल मोहब्बत वाला बनाएं ना, उस पर मेहनत करें और ये देश को दुनिया में नंबर 1 कैसे ले जाएं, उस पर मेहनत करें। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच चिंताएं बढ़ रही हैं। बांग्लादेश जल रहा है, लोकतंत्र सैन्य शिकंजे में जकड़ रहा है और इसके साथ ही मुस्लिम कट्टरपंथी पूरी ताकत से उठ खड़े हुए हैं, जबकि अल्पसंख्यक हिंदू एक बार फिर से निशाने पर हैं। 1971 में भी इसी तरह के अराजक माहौल के बीच में लाखों हिंदू बेघर हुए थे, जबकि हजारों मारे भी गए थे। बांग्लादेश के आंतरिक मामले पर हमारा कोई बस नहीं है, पर वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता भारत जैसे देश को क्या नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा कई और सवाल हैं। इन सवालों पर फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे। 4 मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। उमंग कोहली जी, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं,
साथ ही हमारे साथ में महंत रामदूत दास जी, जो कि राम जानकी आश्रम दतिया से हैं। हमारे साथ में राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, और सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले उमंग कोहली साहब, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं, हमने कल भी चर्चा की कि जो हालात वहां पर बने, उसके बाद शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, भारत का क्या कदम रहेगा ये। लेकिन अब जब वहां हिंसा हो रही है तो हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। ये एक बड़े खतरे और बड़े चिंता और चुनौतियों की तरफ इशारा कर रहा है। कैसे इससे लिया जाए? मैं एक तो चीज कहना चाहता हूं कि हम इसको टोटली जो है वो हमारे जो हिंदू वहां पे हैं उनके लिए भी अच्छा है कि हम इसको टोटली हिंदू बनाम मुसलमान की बात ना करें। क्या जो वहां पे सेंटिमेंट है वो एंटी इंडिया है क्योंकि शेख हसीना को प्रो इंडिया माना जाता है? क्या वो एंटी इंडिया का सिंबल जो वहां पे हिंदू रह रहे हैं वो बन गए हैं? ये एक अहम मुद्दा है। तो हम इसको देखें कि जो है अगर वो एंटी इंडिया जो है वो सेंटीमेंट जो है वो बन गया है, इज इट इंस्टिगेटेड बाय चाइना ऑल्सो? क्या ये हमारे जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है वो पूरी तरह से जो है कामयाब हुए हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां पे डेवलप ना हो? अभी 2-3 चीजें जो है वो मुख्य तौर पे उभर के आ रही है जी। एक तो जो है वो कल CCS की मीटिंग हुई है, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की जो है वो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के आने के बाद, जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और वो इंडिया में आ गई। उसके बाद जो ये CCS की मीटिंग हुई है, इसके अंदर जो है मिलिट्री रैप, क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है और उसके अंदर जो है वो CDS का होना बहुत जरूरी था, लेकिन वो CDS वहां पे नहीं थे। और जो है अभी राइट नाउ जो है मोदी सरकार के अंदर पहले जैसे जनरल VK सिंह रहे हैं या राज्यवर्धन सिंह राठौर रहे हैं, वो भी मंत्रिमंडल में नहीं है और वो मोस्टली जो है वो इंचार्ज रहे हैं कोई भी इंडियंस के रिपेट्रिएशन के लिए जी। आई थिंक गवर्नमेंट को ये बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। देयर शुड बी एन ऑफिसर, अ 4-स्टार जनरल और अ 3-स्टार जनरल, जिसको जो है वो इमीडिएटली जो है रिपेट्रिएशन के लिए और सिक्योरिटी के लिए जो है वो इंचार्ज बनाना चाहिए। और इससे जो है वो इम्पैक्ट जो है वो देखना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर सिचुएशन किस तरह से वहां पे जो है डेवलप हो रही है। एक हॉटलाइन बिटवीन देयर मिलिट्री और हमारी मिलिट्री के बीच में जो है वो तुरंत एस्टेब्लिश होनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री कॉल शॉट्स कर रही है और उनका जो है वो डायरेक्टली हमारी मिलिट्री के साथ जो है वो हॉटलाइन के ऊपर जो है वो कनेक्ट जो है एस्टेब्लिश होना चाहिए। इसको जो है हिंदू बनाम मुसलमान ना करके हमारे हॉटलाइन पे जो आर्मी के या फिर जो है हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली बताएं कि कोई भी साहब, जो बात आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इस पर हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस वहां पर बन रहे हैं, उसके बाद में जो वहां पर जमीनी स्थितियां बन रही हैं, उसको लेकर ओवरऑल चर्चा और भारत का क्या कदम रहेगा, इस पर भी डिटेल में आपसे बात करेंगे। बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करता हूं। महंत रामदूत दास जी जुड़े हुए हैं, राम जानकी आश्रम से हैं, दतिया से। रामदूत दास जी, क्या कहेंगे आप? चूंकि जिस तरह से ये हिंसा हुई और जैसी बात अभी कर्नल साहब ने भी कही, तो कुल मिलाकर वहां पर अब टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पर हिंदू पक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों पर टारगेट हो रहा है। आप इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे? धन्यवाद हितेश जी। सर्वप्रथम तो मैं इसमें कोई राजनीतिक बात ना करते हुए, ना मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात करते हुए, मुख्य यहाँ मुद्दा बनता है कि जब भी कहीं भी देश में या देश के बाहर कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो हिंदू ही टारगेट क्यों होता है, मंदिरों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्या हमारा धर्म, मानवता, अपनापन मानव मात्र के लिए सिर्फ यही बचा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जाए, जबकि हम उस धर्म से आते हैं, उस वर्ग के से आते हैं जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली पद्धति आज भी लागू है। आज भी हर हिंदू ये कहता है कि अयम निजा परवेति गणना लघुचेतसा उदार चरता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम्। आज भी हमें हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में ये पढ़ाया जाता है कि निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध, सारा संसार भगवान का है, सब हमारे हैं। और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो हिंदू या हिंदू मंदिर, उनको ही टारगेट क्यों किया जाता है, या तो उन्हें तोड़ने की बात की जाती है, उनका अस्तित्व खत्म करने की बात की जाती है। कश्मीर में भी जब ऐसा कुछ हुआ था तब भी हिंदू टारगेट थे। 71 में भी आपने पहले भी जिक्र किया कि उस समय लाखों हिंदू बेघर हुए, हजारों हिंदू मारे गए। अब एक मुख्य मुद्दा बनता है कि कहीं अल्पसंख्यक का
टैग लिए हैं, कहीं बेचारे हैं, कहीं असहाय हैं। और जब ये उग्र होते हैं तो ये मानवता को भूल जाते हैं, ये अपनेपन को भूल जाते हैं, ये भाईचारे को भूल जाते हैं, और उसी भाई की हत्या, उसी भाई को परेशान करने, उसी भाई को उत्पीड़न करने में ये बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर रामदूत भाई जी का यहाँ पर कहना है कि सॉफ्ट टारगेट जो है वो किसी भी देश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी क्यों होती है, ये वाकई में सवाल है। बाकी तमाम चीजों को लेकर भी सवाल करेंगे। राजपाल सिंह जी, क्या कहेंगे इस पूरे ओवरऑल सिचुएशन जिस तरह की बन रही है? चूंकि भारत की बड़ी पैनी निगाहें हैं, प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, इस बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है बॉर्डर्स के ऊपर, और लेकिन जिस तरह के वहां हालात हैं, वहां से जो खबरें निकल के आ रही हैं, बड़ी चिंता बढ़ा रही है। क्या कहेंगे इस पर? चिंता की खबर तो है, इसलिए है कि जब हमारे पड़ोस में उथल पुथल मची हुई है तो हम कैसे शांति से बैठ सकते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है पड़ोसी के नाते कि वहाँ की एक एक बारीक से बारीक घटनाओं पर भी निगाह रखें और निगाह रख के देश हित में निर्णय लें। निश्चित तौर पर मोदी जी एक बहुत ही सफल राजनेता है और सफल राजनेता के साथ साथ में कुशल संगठक भी है। वो सारी चीज़ें समझते हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं, और आज सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व करते हुए उन्होंने निश्चित तौर पर देश के सभी तमाम दलों के बड़े नेताओं से आग्रह भी किया है कि ऐसे समय में सब लोग हम देश हित का निर्णय लेने में साथ में खड़े रहें, क्योंकि पड़ोस में अगर आग लगी है तो वह आग हमारे देश तक न पहुँचे, उसकी लपटे या उसका जो दुष्परिणाम है, उससे जो हानि होने वाली वो हानि हमारे देश तक न पहुँचे, उसके लिए स्वाभाविक रूप से हमें मदद की आवश्यकता है। परस्पर पहले तो देश के अंदर एक राय करने की आवश्यकता। सुरेंद्र शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया भी कि इस पर किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या किए जाने की आवश्यकता है, क्या कुछ हो सकता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, एक बात तो है कि भारत जो है आज की तारीख में विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है, और आज की जो परिस्थितियों को अगर हम ध्यान दें तो भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, छोटे देश, सब जगह अस्थिरता का वातावरण है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लगातार पिछले कई वर्षों से चुनौतियां मिल रही हैं। पूरे विश्व में भारत की राजनीति और भारत की जो जनसंख्या का विस्तार है और भारत की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, वो उसे पूरा विश्व इस बात की उम्मीद करता है कि वो ऐसे मामलों में जहां लोकतंत्र को खतरा हो, ऐसे मामलों में जहां मानवीय अधिकारों को खतरा हो, यहाँ ऐसे मामलों में जहां धार्मिक अधिकारों पर आक्रमण हो रहा हो, विप्लव की स्थिति हो, तो ऐसे में भारत को अपनी भूमिका तो निभानी ही होगी और निभानी भी चाहिए। वैसे भी आपको याद होगा कि बांग्लादेश का निर्माण करने में भारत का बड़ा सहयोग रहा है, और उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, तो वो बांग्लादेश बना रहे, बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, और वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं तो तमाम लोगों के हक हुकूक जो है उनका जीवन सुरक्षित रहे, और उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जिम्मेदारी भारत सरकार की, और इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया जा सकता है? कर्नल साहब, आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में इस वक्त एस जयशंकर का रिएक्शन आया। उन्होंने राज्यसभा में आपसे कुछ देर पहले इसी मसले को अपनी बात कही है। एक बार उनको सुनते हैं, फिर कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूं। Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. तो हम बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर लगातार सजग हैं
और काम उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, उन्होंने कहा। और उसके अलावा शेख हसीना के संदर्भ में, भारत आने के संदर्भ में भी उन्होंने जानकारी दी है। कर्नल साहब अपनी बात रखिएगा। और सवाल मेरा वही, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय करीब 10% वहां पर हिंदू आबादी है बांग्लादेश में। अब उनकी सुरक्षा, चूंकि इस बात का जिक्र अभी जयशंकर साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई वहां की उनके साथ लूटपाट हो रही है, मारपीट हो रही है, संपत्ति को जलाया जा रहा है, ये चिंता की बात है। क्या कुछ किया जा सकता है? अपनी बात भी रखिएगा। मैं आपको जो है क्लियरली दोबारा से एक बारी कहना चाह रहा हूं कि जैसे जो है हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा, 19,000 इंडियंस वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। हमारे जो है वो सेना से, सेना के संबंध जो है बांग्लादेश के साथ अच्छे रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, उनके ऑफिसर्स भी हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। एक उच्च अधिकारी हॉटलाइन के ऊपर सबसे पहले तो इंश्योर करें कि ये 19,000 इंडियंस जो वहां पे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, 19,000 के 19,000 पहली प्रायोरिटी पे सेफ एंड साउंड हमारे देश के अंदर वापस आए। दूसरी प्रायोरिटी जो है माइनॉरिटीज की, माइनॉरिटीज जो है उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जो है वो दायित्व बन जाता है। लेकिन उसके अंदर चूंकि जो वो माइनॉरिटीज हैं वो बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं और उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना उनकी आर्मी की भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके ऊपर जो है वो प्रेशर बनाया जाए थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी, और अगर जरूरत पड़े तो यूनाइटेड नेशंस को भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का ये चार्टर है कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। इसके लिए एक स्पेशल जो है वो सेल बनना चाहिए विदेश मंत्री और जो है डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में, जिसके अंदर जो है उच्च अधिकारी जो है फ्रॉम विदेश मंत्रालय से और एक जो है वो सेना के उच्च अधिकारी जो है वो मिलके हॉटलाइन पे जो है बात करें और ये 19,000 जो है वो इंडियंस को वापस लेके आए, साथ ही जो है वो माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन के लिए जो है वो सटीक कदम उठाएं। ठीक है राजपाल जी, जो बात यहां पर कर्नल साहब ने कही वो तो कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के सरकार को इस स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन एक सवाल पॉलिटिकली यहां पर ये कि क्या हिंदू शरणार्थी जो बांग्लादेश में इस वक्त रह रहे हैं, जो संकट में हैं, उन्हें भारत में जगह दी जानी चाहिए? किस तरह से आप इसको देखते हैं? भारत देश के अंदर शरणार्थियों की मैं जो पिछली मेरा टर्न था जब मैं जो बात किया था, जब छूट गई थी, वही से मैं शुरू कर रहा हूँ कि हमारी एक गौरवशाली और एक प्राचीन परंपरा रही है। और परंपरा ये रही है कि इस देश में जिसने शरण मांगी है उसको हमने शरण देने का काम किया, उसे सहायता देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर हमारे अपने जो शरणार्थी जो शरण मांगे, पहले भी बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ था और उस समय पे जो शरणार्थी आए थे उनको शरण देने का काम हमारे देश ने किया है, इतिहास रहा है। परंतु जो जिस प्रकार से वहाँ के जो अल्पसंख्यक जो कि हिंदू वर्ग के लोग हैं, 8 से 10% वहाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, हमारे अपने हैं, उनके साथ में जिस प्रकार से कल की रात भारी गई उनके ऊपर, बीती रात, और जो अत्याचार हुए हैं, जिस प्रकार की घटनाएं हुई है, उन घटनाओं को देखते हुए निश्चित तौर पर मोदी जी की सरकार को चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए दबाव बनाने का काम करें। वो हम कर रहे हैं। ठीक है इंटरनेशनल शर्मा जी, ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, थोड़ा संक्षेप में राजपाल जी, मेरे पास चूंकि 4 गेस्ट हैं, सभी से मुझे बात करनी, समय की थोड़ी सी बाध्यता है। सुरेंद्र शर्मा जी क्या देखें, क्योंकि लगातार रोहिंग्याओं को भारत में बसाने के संदर्भ में बहुत आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं। अब इस वक्त एक बार फिर से इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, शरणार्थियों को भारत में लाने के ऊपर संदर्भ में आगे विचार हो सकता है, आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पे? देखिए, आपको जो कोहली साहब ने जो कहा, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। सबसे पहले तो हमारे देश के जो लोग हैं 19,000 लोग, उनको लाया जाना चाहिए, हर हालत में लाना चाहिए। और बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को साफ साफ शब्द में समझा देना चाहिए कि 19,000 लोगों को खरोच भी नहीं आना चाहिए, वरना आप इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। रही बात वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, आपके देश के अल्पसंख्यक हैं, भारत के अल्पसंख्यक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। वहाँ जो सरकार रूल कर रही है उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि आप अल्पसंख्यकों के जान माल के नुकसान को रोकिए, इसको आप सुरक्षित रखने में इसकी मतलब हर तरह के भारत सरकार दबाव बनाने की स्थिति में है। क्योंकि हमारे बांग्लादेश पाकिस्तान तो भारत से अलग होकर ही बना है। हमारी संस्कृति, सभ्यता, बोल चाल, खान पान, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। वहाँ की सारी परिस्थितियों से भारत सरकार परिचित है। और मैं कह रहा हूँ कि कोशिश ये होनी चाहिए, जो हमारे देश के हैं उनको तो हमको हर हालत में लाना ही है, मगर उनके देश में है
उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की बनती है। और पूरे विश्व के लोगों को, भारत चूंकि यहाँ पर बड़ा देश तो है, चलिए कम से कम इस विषय को लेकर यहाँ पर पक्ष और विपक्ष एक लाइन पर खड़ा नजर आता है। कम से कम अब तक की चर्चा में ये बात निकली है। रामदूत दास साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या किया जाना चाहिए, क्या इस वक्त सलाह आप देना चाहेंगे संत समाज की ओर से? वैसे एक मुख्य मुद्दा यहाँ बन रहा है। चलिए, राजनीतिक क्या होगा, वो क्या किस हिसाब से सोच रहे हैं या आर्मी किस हिसाब से सोच रही है, ये मायने नहीं रखता, वो उनकी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ जो मेरे जहन में एक प्रश्न चल रहा है कि हर जगह, किसी भी देश में, किसी भी स्थिति में सॉफ्ट पावर थोड़ा सा नेटवर्क आपका रामदूत दास साहब चला गया है, तो आपकी पूरी बात सुन नहीं पाए, लेकिन मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे थे। आपने कहा कि पूरे दुनिया में जहां जहां पर भी हिंदू कम्युनिटीज हैं, क्यों ये सॉफ्ट टारगेट हमेशा बनती हैं? राजपाल जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस पर कोई प्रतिक्रिया चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर सॉफ्ट कॉर्नर जिसका होता है, उसके साथ में इस प्रकार का कहीं न कहीं अत्याचार होने का काम होता आया है। इतिहास है इस बात का। निश्चित तौर पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसको रोकने के लिए प्रयास सरकार कर रही है, उसको और तेजी से करना चाहिए। ठीक है रामदूत साहब, हमारे भारतवासी जो वहाँ पर है, बस एक छोटा सा महेंद्र जी बहुत संक्षेप में बोलेगा, महेंद्र जी संक्षेप में बोलेगा। करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। मेरा ये छोटा सा प्रश्न है, ये कब तक और कितने देशों में होगा, कब कब हम किस किस को वापस ला सकते हैं? राजपाल जी। अब देखिए, ये तो विदेश नीति है हमारी, निश्चित तौर पर समयबद्ध तो रहता ही है कार्यक्रम। कोहली साहब कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस सवाल पर, जो बात यहाँ पर रामदूत दास जी ने की है? कोहली साहब, जिस प्रकार से यूक्रेन में और युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी भारतीयों को सकुशल लाने का काम हमारी सरकार ने किया था। ठीक है, इससे भी लाने कोहली साहब संक्षेप में। इजराइल के और उसके युद्ध में भी हमने सुरक्षित लाने का काम मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बात सही है कि बहुत सारे देशों के अंदर जो है वो हिंदुओं की प्रताड़ना हुई है। पाकिस्तान में खासकर जो है ये एक ट्रेंड ही बन गया है। लेकिन जो है मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन जो है वो उतनी खराब नहीं है, और हमारी जो है उनके साथ डिप्लोमेटिक एज वेल एज मिलिट्री टाइज जो है वो अच्छी हैं, और उनकी सरकार ही पहला जो है वो कदम उठाए हिंदुओं की प्रोटेक्शन के लिए, और उसके बाद हम ये सेकंड स्टेप के ऊपर जाएं कि क्या उनको जो है हमारे को संरक्षण देना चाहिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कोहली साहब का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि जिस तरह की बाकी देशों के साथ में भारत के संबंधों को लेकर स्थितियां हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या अन्य देश हो, बांग्लादेश के मुकाबले इस तरह की स्थितियां अभी खराब नहीं हुई है बांग्लादेश में। तो लिहाजा अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के स्तर पर होगा, और बांग्लादेश की सरकार जिस वक्त वहां पर चल रही है वो भी इस दिशा में कुछ जरूरी कदम उठाएगी। इन सब के बीच आप सभी ने अपनी बात रखी, लेकिन जो हिंसा व्यापक पैमाने पर इस वक्त हो रही है, जो छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश में, उनके प्रतिनिधि की तरफ से भी एक बाइट आई है जिसमें उन्होंने अपील की है अपने यहां पर छात्रों से कि जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं वो कम से कम अल्पसंख्यकों को या खासकर हिंदुओं को निशाना ना बनाए। क्या उन्होंने कहा है ये आपको सुनाते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। সম্মানিত এলাকাবাসী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন কর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলেরই দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি।